Hi guys, welcome to my channel Sachin Destination Classes. In today's class, we will continue with our chapter 1 Matter in our surrounding. अभी तक हम क्या कर चुके हैं पहले मैं आपको वो बता देता हूँ. टिल नाउ व्हाट वी हैव डन, ये जो आपकी चैप्टर 1 की जो रिकॉर्डिंग एनालिसिस है उसका मैंने टाइम स्टैम्प बनाया हुआ है. जब आप इस चैप्टर 1 का रिकॉर्डिंग एनालिसिस देखोगे प्रॉपर टाइम स्टैम्प मिलेगा जिसमें सारी चीजें आपको टाइमिंग के अकॉर्डिंगली जो आप देखना चाहो आप क्लिक करके देख सकते हो. तो सबसे पहले हमने पढ़ा था व्हाट इज मैटर, फिर हमने एक्टिविटी 1.1 को डिस्कस किया था. देन फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिर एक्टिविटी 1.2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमने देखा था. फिर सारी की सारी एक्टिविटी टिल एक्टिविटी 1.8 एक एक एक्टिविटी हमने डिस्कस की थी. फिर हमने इंटेक्स क्वेश्चन किए थे फर्स्ट लेक्चर में, जिसमें पेज नंबर 3 के जो 4 क्वेश्चन है इंटेक्स क्वेश्चन वो हमने सारे डिस्कस किए थे. राइट. सो व्हाट वी विल डू इन टूडेज क्लास, आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर. सॉरी. तो स्टेट्स ऑफ मैटर, देखो स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर हम बात करें तो जिस तरह से पार्टिकल्स जो होते हैं किसी भी मैटर में, जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरह से वो ऑर्गेनाइज होते हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो जो मैटर की स्टेट है वो कैसी होगी. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसको ऐसे समझो जैसे कि अब यहाँ आप देखो कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स है हमारे वो बहुत ही ज्यादा क्लोजली अटैच्ड है. तो ये जो मैटर की स्टेट होगी, इस मैटर की जो स्टेट होगी इसको हम सॉलिड कहेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और नेग्लिजिबल स्पेस है. इसी तरह से अगर हम एक केस और ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ये केस ले लिया. इस मैटर में आप देखो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, कंपेयर टू द फर्स्ट वन, कंपेयर टू दिस मैटर, ये जो सेकंड मैटर है ये मैटर 1 ले लेते हैं, ये मैटर 2 है आपका. तो मैटर 2 में जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस आपको दिखाई दे रहा है. तो ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ कि किस तरह से पार्टिकल्स ऑर्गेनाइज, आप कह सकते हो कि ये जो स्टेट ऑफ मैटर है आपका ये लिक्विड है, ये आपका लिक्विड है. इसके बाद ये आपका थर्ड मैटर हो गया. यहां आप देखो जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में एम्पल स्पेस है. एक पार्टिकल्स ये है आपका, एक पार्टिकल्स यहाँ है, एक यहाँ है. देखो इनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है. तो यहाँ पर क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मैक्सिमम है, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है. यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कंपेयर टू द मैटर 1 वो कम है, लेकिन है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. और यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है. तो जो आपके स्टेट्स ऑफ मैटर होता है ऑन द बेसिस ऑफ किस तरह से पार्टिकल्स ऑर्गेनाइज होते हैं, आप कह सकते हो कि स्टेट्स ऑफ मैटर जो होते हैं आपके वो 3 तरह के होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. वन, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं और उनके बीच में स्पेस नहीं होता है. सेकेंड, कंपेयर टू द सॉलिड, अगर हम लिक्विड की बात करते हैं उसमें पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बट होता है. थर्ड होता है आपका गैसियस स्टेट. गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है, यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके बीच में वो नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है. समझ में आ गया? ठीक है. तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट. भाई हमारे चारों तरफ अगर हम देखें तो जो मैटर जो है वो 3 डिफरेंट स्टेट्स पर एग्जिस्ट करते हैं, solid, liquid and gas. And these states of matter arise due to the variations in the characteristics of the particles of matter. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि पार्टिकल्स किस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो मैटर की स्टेट है वो कैसी होगी. बहुत ज्यादा क्लोज होंगे तो सॉलिड होगा, कम क्लोज होंगे कंपेयर टू द सॉलिड, कम अगर उनके बीच में गैप थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो वो लिक्विड होता है, बहुत ज्यादा गैप होता है तो हम कहते हैं वो गैसियस स्टेट है. यहाँ तक सारी बात समझ में आ रही है? ठीक है. तो अब हम करते हैं एक्टिविटी 1.9. एक्टिविटी 1.9 में आपको सॉलिड के बारे में बताया गया कि सॉलिड स्टेट जो होती है वो किस तरह की होती है, यानी कि जो मेट्रो सॉलिड होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है. तो यही यहाँ पे देखो बताया गया कि लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल. तो आपको यहाँ पर एक्टिविटी में ये कहा गया कि कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, आपको कुछ आर्टिकल्स को कलेक्ट करना है. जैसे कि आपने एक पेन ले लिया, एक बुक ले ली, एक नीडल ले ली एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक, और आपने वुडन स्टिक ले लिया. अब ये सारे जो भी आर्टिकल्स आपने लिए हैं, आप इसमें कॉमन चीज ये देखोगे कि इन सभी का जो है वो डेफिनेट शेप होगा, इन सभी आर्टिकल्स की डेफिनेट शेप होगी, सभी आर्टिकल्स में आपको डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज दिखाई देगी और सभी आर्टिकल्स में आपको फिक्स वॉल्यूम दिखाई देगा. तो यहां से आपको एक बात ये समझ में आती है कि जो आपका सॉलिड स्टेट होता है, उसमें क्या होता है, सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप, सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है और फिक्स वॉल्यूम होता है. एंड दैट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी. भाई पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं है तो वो प्रेस कैसे होंगे, कंप्रेसिबिलिटी तो हो ही नहीं सकती. तो सॉलिड में क्या होता है, डेफिनेट शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है,
फिक्स वॉल्यूम होता है और कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, यानी कि कंप्रेस वो नहीं होते हैं। आप किसी भी जैसे कि मान लो कि कोई भी आप सॉलिड आप ले लो, सॉलिड बॉक्स ले लो, आप उसको कंप्रेस करोगे वो नहीं कंप्रेस होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में कोई चीज कब प्रेस होती है, जैसे कि अब मेरे हैंड के बीच में एक गैप है तो ये प्रेस हो सकता है। अब तो नहीं कर सकता ना मैं प्रेस, अब तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब कोई स्पेस ही नहीं है बीच में। तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा तभी वो कंप्रेस हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। देन सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। सॉलिड्स में टेंडेंसी होती है कि वो अपनी शेप को मेंटेन करते हैं। एंड व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, अब बाहर से कितना ही फोर्स लगा लो उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते। ज्यादा फोर्स लगाओगे वो टूट जाएगा लेकिन उसकी शेप चेंज नहीं कर सकते। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स, ज्यादा फोर्स लगाओगे वो टूट सकता है, बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड। इसका मतलब सॉलिड कैसे होता है? रिजिड होता है। रिजिड का मतलब हार्ड होता है। ये समझ में आ गया? ठीक है। देन कंसीडर द फॉलोइंग। व्हाट अबाउट द रबर बैंड? अब रबर बैंड भी एक सॉलिड होता है लेकिन उसकी तो शेप चेंज हो जाती है। उसकी शेप तब तक चेंज होती है जब तक आप उस पर फोर्स लगा के रखते हो। जैसे आप फोर्स को हटा देते हो वो अपनी शेप में वापस आ जाता है, तो उसकी शेप चेंज नहीं हुई। व्हाट अबाउट द रबर बैंड? कैन इट चेंज इट शेप ऑन स्ट्रेचिंग? इज इट अ सॉलिड? जैसे कि मैंने बताया सॉलिड होता है बिकॉज शेप उसकी चेंज नहीं होती है। शेप तब तक ही चेंज होती है जब तक आप उसको खींच के रखते हो। व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट? भैया शुगर या सॉल्ट जो होते हैं वो क्रिस्टल्स होते हैं और वो भी सॉलिड शेप, वो भी सॉलिड होता है। क्यों? आप उसको प्लेट में रखो, अपने हैंड में ले लो, कहीं भी रखो, उसकी शेप चेंज नहीं होती। When kept in different jars, these take the shape of the jar. Are they solid? तो कहते हैं जब आप उनको डिफरेंट जार्स में लेते हो क्या वो दूसरे उसी की शेप ले लेते हैं? क्या आप उनको सॉलिड कहोगे? ये आपसे पूछा जा रहा है अभी। व्हाट अबाउट अ स्पंज? देखो स्पंज जो होता है आपका वो भी सॉलिड होता है। अब आप कहोगे सर स्पंज कैसे सॉलिड होता है? वो तो कंप्रेस हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, वहां आके वो कंप्रेसिबिलिटी शो कर रहा है, वहां जाके वो सॉलिड से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। लेकिन अगर आप स्पंज को देखो तो उसकी एक फिक्स शेप होती है। स्पंज की डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, उसकी फिक्स वॉल्यूम होता है, तो वो सारी प्रॉपर्टी सॉलिड की शो कर रहा है। और जो वो कंप्रेस हो जाता है उसका रीजन भी ये होता है कि स्पंज में छोटे छोटे माइन्यूट होल्स होते हैं, छोटे छोटे से छेद होते हैं, माइन्यूट होल्स होते हैं जिसमें एयर फिल हो जाती है। तो जब आप उसको प्रेस करते हो तो वो एयर निकलती है, तो इसी की वजह से वो कंप्रेस हो जाता है। समझ में आ गया? ठीक है। तो व्हाट अबाउट ए स्पंज? इट इज अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। हालांकि ये सॉलिड होता है फिर भी हम इसको कंप्रेस कर पाते हैं। क्यों? अब आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो जितने भी अभी हमने यहाँ पर बात की, हमने किस किस की बात की? हमने रबर बैंड की बात की, हमने शुगर और सॉल्ट की बात की, और हमने स्पंज की बात की। अब जो यहाँ पर पूछा गया उसका आंसर आपको बताया जा रहा है दैट ऑल द अबव आर सॉलिड। अब ये सारे के सारे सॉलिड होते हैं, रबर बैंड, शुगर एंड सॉल्ट क्रिस्टल और स्पंज। कैसे? अ रबर बैंड चेंज शेप अंडर फोर्स। रबर बैंड में जब तक आप फोर्स लगाते हो तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, बट एंड रिगेन द सेम शेप, एंड रिगेन द सेम शेप, वो दोबारा उसी शेप पर आ जाता है। रिगेन द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव। जैसे हम फोर्स को रिमूव कर देते हैं वो उसी शेप पर आ जाता है। इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स। और ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो रबर बैंड टूट जाता है आपका। तो बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है आपको कि उसकी शेप चेंज नहीं होती है, और ज्यादा फोर्स लगाओगे तो वो ब्रेक कर जाएगा। सॉलिड में यही तो होता है। तो इसका मतलब ये क्या है? एक सॉलिड है। आगे देखो। अब हम शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल की बात करते हैं। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स, वो फिक्स रहती है। वेदर वी टेक इट इन अवर हैंड, चाहे हम उसको अपने हैंड में रखें, पुट इट इन अ प्लेट और इन अ जार, चाहे आप उसको प्लेट में रखो या जार, तो उसकी जो शेप है वो चेंज नहीं होती है। अगेन इट इज अ सॉलिड। अब स्पंज की बात करते हैं। स्पंज में क्वेश्चन ये था कि स्पंज सॉलिड होता है लेकिन वो कंप्रेस हो जाता है। तो क्यों कंप्रेस हो जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है तो आपका आंसर क्या होगा कि स्पंज हैज माइन्यूट होल्स, उसमें छोटे छोटे से होल्स होते हैं, इन विच एयर इज ट्रैप, जिसमें एयर ट्रैप हो जाती है। एंड व्हेन वी प्रेस इट, जब हम उसको प्रेस करते हैं स्पंज को, द एयर इज एक्सपेल्ड आउट, तो उसमें से एयर निकलती है। एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, और हम उसको कंप्रेस कर पाते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, यहाँ तक सारी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ तक आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि सॉलिड जो होता है उसकी अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, उसकी फिक्स शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है, और आप सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो पार्टिकल्स होता है उनके बीच में स्पेस ही नहीं होता। किसी भी चीज को कंप्रेस करने के लिए उनके बीच में स्पेस होना जरूरी है। जितना ज्यादा स्पेस होगा उतना ही ज्यादा कंप्रेसिबल होगा। सॉलिड क्लियर हो गया? चलो फिर आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं लिक्विड स्टेट की। तो लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए अब आपके पास एक्टिविटी आती है 1.10। तो देखो इसमें क्या बताया गया। इसमें भी आपको जैसे कि आपने सॉलिड के केस में कुछ आर्टिकल्स को लिया था, वैसे ही आपको लिक्विड स्टेट में भी कहा गया है कलेक्ट द फॉलोइंग। अब आपको कुछ लिक्विड्स को कलेक्ट करना है, जैसे कि वाटर,
कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, अ कोल्ड ड्रिंक। जब आप इनको कलेक्ट करोगे तो आपको आप ये देखोगे इन सभी के केस में आपको ये दिखाई देगा कि जो लिक्विड्स होता है उनका कोई भी फिक्स शेप नहीं होता। वाटर का कोई फिक्स शेप नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते वाटर सर्कुलर शेप में होता है, रेक्टेंगुलर शेप में होता है। नहीं, वाटर की कोई फिक्स शेप नहीं होती, यानी कि लिक्विड का कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है, बट हैव अ फिक्स वॉल्यूम। फिक्स वॉल्यूम होता है, जैसे आप कहते हो 1 लीटर पेट्रोल, 2 लीटर पेट्रोल, तो हम उसको मेजर कर पाते हैं। मेजर कब करते हैं किसी चीज को, जब उसका एक फिक्स वॉल्यूम होता है। हाँ, लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम होता है लेकिन फिक्स शेप नहीं होती। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। भाई सिंपल सी बात है, जैसे कि मान लो ये एक जार है, इसमें आपने वाटर को डाला, इसमें आपने वाटर को फिल किया, ये इसमें वाटर आ गया। अब वाटर को आप देखोगे उसी की शेप का तो दिखाई देगा। ऐसे ही मान लो आपने एक वेसल ले लिया जो क्यूब शेप में, क्यूबिकल शेप में है। अब इसमें आपने वाटर को फिल किया, इसमें आपने वाटर को फिल किया, जब आप इसमें वाटर को डालोगे वो आपको क्यूबिकल शेप में दिखाई देगा। तो यही चीज आपको बताई जा रही है, लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती है, जिस कंटेनर में डालोगे उसी की शेप का आपको दिखाई देता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये चीज यहाँ आपको बताई जा रही है दैट दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप। लिक्विड फ्लो करता है, तो ये प्रॉपर्टी होती है कि वो फ्लो का मतलब, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं फ्लूइडिटी। लिक्विड में क्या होता है, वाटर फ्लो करता है, आपने देखा होगा कोई भी लिक्विड होता है फ्लो करता है, और अपनी शेप को कंटेनर जिस भी चीज में डालोगे उसी की शेप का हो जाता है, तो अपनी शेप को वो चेंज करता रहता है। तो लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, सो दे आर नॉट रिजिड। तो कंपेयर टू द सॉलिड, यहाँ पर अब आपका डिफरेंस बनता जा रहा है। डिफरेंस ऐसे बनता जा रहा है कि आपने कहा सॉलिड की जो होती है फिक्स शेप होती है, तो लिक्विड में आपने कहा कि कोई फिक्स शेप नहीं होती, नो फिक्स शेप। और कॉमन चीज क्या है कि सॉलिड का भी फिक्स वॉल्यूम होता है, लिक्विड का भी फिक्स वॉल्यूम होता है। फिर आपने कहा कि सॉलिड जो होता है उसकी कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, बट कंपेयर टू द सॉलिड, लिक्विड की कंपेयर जो कंप्रेसिबिलिटी होती है ज्यादा होती है। उसका सिंपल सा रीजन है कि लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, जिसके बीच में स्पेस होगा वो कंप्रेसिबल होगा। तो सॉलिड के कंपैरेटिवली ये ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। फिर आपने कहा कि सॉलिड रिजिड होते हैं लेकिन लिक्विड रिजिड नहीं होते, देयर इज नो रिजिडिटी। तो ये एक तरह का आपका डिफरेंस हो गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब मैंने कहा इसमें फ्लो, ये फ्लो करते हैं, दैट इज व्हाई वी कैन, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज फ्लूइडिटी। देन सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। या सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स जो होते हैं वो लिक्विड में डिफ्यूज हो जाते हैं। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, जैसे कि प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस हुआ था, मैंने बताया था इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। अगर एक मैटर के पार्टिकल दूसरे मैटर के पार्टिकल्स में इंटरमिक्स होते हैं तो उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। या फिर आप इसको ऐसे समझो कि द मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। ये प्रीवियस क्लास का मतलब, मैंने अभी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जो मैंने अभी यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी किया था, वहां पे मैंने बताया था, और वो क्वेश्चन आज की क्लास में भी डिस्कस होगा। तो वहां पे मैंने इस चीज को एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ, डिफ्यूजन क्या होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। जैसे कि आप ये समझो कि दिस इज अ बीकर हैविंग वाटर। एक बीकर है जिसमें वाटर है, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने इसमें कुछ ब्लू कलर की इंक ड्रॉप्स डाली। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये इंक ड्रॉप जो है पूरे वाटर में आ जाएंगी और पूरे पानी का जो कलर है वो आपका इसी तरह से ब्लू हो जाएगा। तो ये हो क्या रहा है, यहाँ पर जो है जो इंक ड्रॉप की कंसेंट्रेशन थी वो हाई थी और वाटर में क्या थी, लो थी। तो इन पार्टिकल्स की, यानी कि इंक ड्रॉप की जो पार्टिकल्स थी उनकी मूवमेंट हुई फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। और जो लिक्विड पार्टिकल्स होता है, वाटर जो होता है वो लिक्विड होता है, उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। और जो ये पार्टिकल्स होता है इनकी काइनेटिक एनर्जी होती है। पार्टिकल्स आर हैविंग काइनेटिक एनर्जी, जो हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से इनमें मूवमेंट होता है। तो मूव करते 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 जो भी था ये पार्टिकल्स, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, इस पूरे वाटर में आपको इसी का कलर दिखाई देगा। दिस इज डिफ्यूजन। और एक और एग्जांपल हो, जैसे कि आप इंसेंस स्टिक को जलाते हैं। जैसे कि अगर हम इंसेंस स्टिक को जलाते हैं, ये आई थिंक प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं सारी चीजें, तो उसकी जो स्मेल है वो हमारे तक आ जाती है। जैसे आप दूर भी खड़े हो तो आ जाती है। क्यों होता है, जैसे आपने इसको लाइट अप किया इंसेंस स्टिक को, तो इसके जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो रेज हो गई।
और फिर से क्या हुआ कि वो एयर पार्टिकल्स में डिफ्यूज हो गए, एयर के पार्टिकल के साथ डिफ्यूज हो गए, और डिफ्यूज हो गए थ्रू एयर वो स्मेल हमारे नॉस्ट्रिल्स तक आ जाती है। ऐसे ही अगर खाना गर्म हो घर पे बन रहा होता है तो गर्म खाने की स्मेल भी हम, गर्म खाने को हम स्मेल कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि जो फूड पार्टिकल्स होते हैं यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो एयर पार्टिकल्स के साथ डिफ्यूज हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं, और फिर थ्रू एयर पार्टिकल्स वो स्मेल हमारे नॉस्ट्रिल्स तक आ जाती है। और ये सभी का अगर एक प्रोसेस से अगर हम इसको रिलेट करें तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको यही बताया जा रहा है, सॉलिड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड, द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिसॉल्व इन वाटर। जो गैसेस होती है एटमॉस्फेयर से, यानी कि कहने का मतलब ये यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि सॉलिड भी डिफ्यूज हो जाता है लिक्विड में, लिक्विड भी डिफ्यूज, लिक्विड पार्टिकल्स भी दूसरे लिक्विड पार्टिकल्स में डिफ्यूज हो जाते हैं, और इसी तरह से जो गैसेस, जो एटमॉस्फेयर में गैसेस होते हैं स्पेशली गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी वाटर में डिफ्यूज हो जाती है। उसका परफेक्ट एग्जाम्पल अगर मैं ऑक्सीजन का दूं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो वाटर से ऑक्सीजन का इंटेक करता है, वो ऑक्सीजन जो होती है वो डिजोल्व फॉर्म में होती है, यानी कि वो ऑक्सीजन जो वाटर में डिफ्यूज हो जाती है उस ऑक्सीजन का वो इंटेक करते हैं। तो देखो यही आपको बताया जा रहा है आपको यहाँ पर, these gases especially oxygen and carbon dioxide are essential for the survival of aquatic animals and plants। कैसे? the aquatic animals can breathe underwater। वो जो सांस ले पाते हैं पानी में रह के, वो कैसे ले पाते हैं? क्योंकि पानी में जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन जो होती है वाटर में डिजोल्व हो जाती है, तो यही हम बात करें, यानी कि डिफ्यूज हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर। Thus, we may conclude that solid, liquid, and gases can diffuse into liquid. The rate of diffusion of liquid is higher than that of a solid। सिंपल सा रीजन है, ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट, इसका रीजन ये होता है दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर। इसमें लिक्विड स्पेस में क्या होता है, लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है कंपेयर टू द सॉलिड पार्टिकल्स। स्पेस होने की वजह से मूव कर पाते हो, मूव करने की वजह से वो डिफ्यूज हो जाते हैं। डिफ्यूज भाई डिफ्यूज तभी होगी ना जब मूवमेंट होगी, मूवमेंट ही नहीं होगी तो आप डिफ्यूज कैसे होगे? ठीक है, एज कंपेयर टू द पार्टिकल्स इन द सॉलिड से, सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता है तो मूवमेंट नहीं होती है, तो वो डिफ्यूज नहीं हो पाते। और जब होती है मूवमेंट वो कैसे होती है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, पहले इतनी बात समझ में आ गई कि सॉलिड और लिक्विड के, लिक्विड में जो डिफ्यूजन होता है कंपेयर टू सॉलिड वो ज्यादा स्पीड से होता है। क्यों होता है? क्योंकि लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है जिससे पार्टिकल्स में मूवमेंट होती है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट आपका गैसियस स्टेट में। अब हम नेक्स्ट आते हैं गैसियस स्टेट में। तो देखो गैसियस स्टेट में क्या होता है, द गैसियस स्टेट। अब गैसियस स्टेट में भी देखो आपको एक एक्टिविटी दी गई है जिससे आप इसकी प्रॉपर्टीज को आप समझ पाओगे। तो इसमें क्या कहा गया है, टेक 300 ml सिरिंज, आपको 3 सिरिंजेस लेनी है, एंड क्लोज देयर नोजल्स बाय रबर कॉर्क एज शोन इन द फिगर। तो मैं आपको पहले फिगर दिखा देता हूँ। देखो दिस इज द फिगर। दिस इज द, इस तरह की आपको 3 सिरिंजेस लेनी है। अभी एक्टिविटी का मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपने ऐसे 3 सिरिंजेस लेनी है और उसके जो नोजल है उसको रबर कॉर्क से आपने ऐसे बंद कर देना है। और सभी का ये जो पिस्टन है, तीनों के तीनों सिरेंजेस जो आप लोगे उनको रिमूव करना है। सभी सिरेंजेस, ऑल 3 सिरेंजेस का जो ये पिस्टन है उसको आप रिमूव कर दोगे। अब एक सिरेंजेस में आपको कुछ भी नहीं डालना है, यानी कि उसमें सिर्फ एयर है। दूसरे सिरेंजेस में आपको वाटर डालना है, और थर्ड सिरेंज में आप क्या डालोगे, चौक पाउडर डाल दो, चौक पाउडर डाल दो। ठीक है, फिर आप इस पिस्टन को दोबारा उसमें अप्लाई ऐसे लगा दोगे और उसको आप ऐसे पुश करोगे तो आप देखोगे जिस जो खाली सिरेंज था जिसमें सिर्फ एयर थी वो सबसे ज्यादा कंप्रेस होगा, और उससे कम कंप्रेस होगा आपका वाटर वाला, और सबसे कम कंप्रेसिबिलिटी होगी चौक पाउडर वाले में, बिकॉज ये सॉलिड है तो इसके पार्टिकल्स में कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होगी। लेकिन वाटर में कंप्रेसिबिलिटी जो है वो सॉलिड के कंपैरेटिवली ज्यादा होगी, तो वो इससे ज्यादा कंप्रेस होगा। और सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है गैसियस पार्टिकल्स के बीच में, बिकॉज गैसियस पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो मैक्सिमम होता है। ये बात समझ में आ रही है? तो वो सबसे ज्यादा कंप्रेस होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं दे आर हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, फिर से एक्टिविटी पर आते हैं। देखो क्या बताया गया यहाँ पर आपको। आपको जैसे कि अभी तक हमने ये देखा कि टेक 300 ml सिरेंजीज एंड क्लोज देयर नोजल्स बाय रबर को, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। फिर आपको ये कहा जा रहा है नेक्स्ट स्टेप में, रिमूव द पिस्टन्स फ्रॉम ऑल द सिरेंजेस, सभी का पिस्टन रिमूव करना है। देन
लिविंग वन सिरिंज अनटच, जैसे कि मैंने कहा अनटच का मतलब उसमें सिर्फ एयर है जो नेचुरली होती है, ठीक है। फिल वाटर इन द सेकंड, सेकंड वाली सिरिंज में आपको वाटर फिल करना है। एंड पीसीज ऑफ चौक इन द थर्ड, और थर्ड वाले में आपको चौक के पीसीज फिल करने हैं। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। देन इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंजेस, फिर आपको पिस्टन उस पर दोबारा अप्लाई करना है। यू मे अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन, आप पिस्टन में वैसलीन भी अप्लाई कर सकते हो बिफोर इंसर्टिंग दैम, जिससे आपको उसको इंसर्ट करना, प्रेस करना इजी हो जाएगा इनटू द सिरिंजेस फॉर द स्मूथ मूवमेंट। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज। अब क्या करना है, आपको पिस्टन को पुश करना है। अब आप क्या देखोगे इसमें, इसमें आपको ये क्या दिखाई देगा, मैंने आपको बताया था कि जो एयर वाला पार्ट होगा उसमें सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होगी, बट वी विल सी नाउ। वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, यानी कि जो अनटच थी सिरेंज आपकी जिसमें एयर थी सिर्फ, वो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होगी एज कंपेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दैट इज एलपीजी सिलेंडर दैट वी गेट इन अवर होम फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाई टू द हॉस्पिटल इन सिलेंडर इज कंप्रेस्ड गैस। सारी की सारी गैस, अच्छा देखो, जितने भी सिलेंडर होते हैं, चाहे एलपी लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, जो सिलेंडर की फॉर्म में ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, उस पर गैस को क्यों रखा जाता है, उसमें जो गैस होती है वो लिक्विफाइड फॉर्म में गैस, जैसे लिक्विफाइड एलपीजी का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गैसेज इन सिलेंडर में जो होती है वो क्यों होती है, क्योंकि गैसेज जो होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। तो बहुत ही छोटे छोटे सिलेंडर में बहुत लार्ज वॉल्यूम, जैसे एलपीजी जो होता है उसमें जो सिलेंडर होता है उसमें 14 kg गैस होती है। वो क्यों इतने से सिलेंडर में 14 kg गैस आ जाती है, बिकॉज उसमें गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होने की वजह से कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा गैस, कंप्रेस का मतलब वो प्रेस होती जाती है, प्रेस होती है से ज्यादा वो उसमें भरती जाती है। जैसे आगे आपको बताया जाए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, अभी कई बार एग्जाम में आ जाता है कि एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, आपको पता होनी चाहिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी की फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी इज यूज्ड एज फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल्स। अब क्यों इनको यूज किया जाता है, वही जो मैं आपको अभी बता रहा था, ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, राइट। कंप्रेसिबिलिटी होने की वजह से क्या होता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ए गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इज। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। वी कम टू नो व्हाट इज बीइंग कुक्ड, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था भाई, जैसे घर में कोई खाना बन रहा होता है तो उसकी स्मेल हमें आ जाती है, क्यों आ जाती है, इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर, ऐसा क्यों होता है, बाय द स्मेल, हम उसको स्मेल कर लेते हैं दूर से ही। दैट रीचेज अवर नोस्ट्रिल्स, वो और वो स्मेल होती है हमारे नोस्ट्रिल्स तक आती है। तो मैंने क्या बताया था कि जैसे ही खाना गर्म होता है तो उसके जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, फूड पार्टिकल्स होते हैं, वो एयर पार्टिकल के साथ डिफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, खाना गर्म है तो उसका टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से पार्टिकल्स में मूवमेंट बढ़ गई, मूवमेंट बढ़ने की वजह से, हालांकि सॉलिड में डिफ्यूजन रेट बड़ा स्लो होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी, जो मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको लेटर ऑन एक्सप्लेन करता हूँ, सॉलिड में डिफ्यूजन रेट स्लो होता है, लेकिन जैसे टेम्परेचर को आपने रेज किया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से डिफ्यूजन रेट बढ़ गया, तो सॉलिड पार्टिकल जो है एयर पार्टिकल के साथ डिफ्यूज हो गए। सॉलिड पार्टिकल्स का मतलब फूड पार्टिकल, जब वो डिफ्यूज हो गए तो एयर के थ्रू, एयर पार्टिकल्स के थ्रू वो स्मेल आपके नोस्ट्रिल तक दूर फ्यू मीटर अवे भी आ जाती है। तो ये आपको बताया गया रीचेज अवर नोस्ट्रिल। हाउ डज दिस स्मेल रीचेज अस, तो ये स्मेल हमारे तक कैसे आई, द पार्टिकल्स ऑफ द एरोमा ऑफ फूड, यानी कि जो फूड पार्टिकल्स थे मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर, वो पार्टिकल्स ऑफ एयर के साथ मिक्स हो गए, स्प्रेड फ्रॉम द किचन रीचेज अस एंड इवन फार्दर अवे, अगर हम दूर भी हो तो दूर फ्यू मीटर अवे तक स्मेल आ जाती है। द स्मेल ऑफ द हॉट कुक्ड फूड रीचेज अस इन सेकंड, कुछ सेकंड में स्मेल हमारे तक आ जाती है, लेकिन खाना गर्म हो तब, खाना गर्म होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तभी डिफ्यूजन होगा और हमारे तक वो स्मेल आएगी। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। लेकिन अगर आप गैस की बात करो तो गैसेस में डिफ्यूजन जो होता है कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड वो मैक्सिमम होता है। क्यों होता है, सेम रीजन, सिंपल रीजन, कि पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड, तो गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स क्या होता है, रैंडमली मूव करते हैं और बहुत हाई स्पीड से मूव करते हैं। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और इस रैंडम मूवमेंट की वजह से पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे को हिट करते हैं। अब देखो ये चीज भी समझो कि होता ये है आपका,
कि जैसे कि एक वेसल है आपका, ठीक है, और ये इसमें गैसियस पार्टिकल्स है जिनके बीच में स्पेस है। वो बहुत ज्यादा स्पेस होने की वजह से इनके बीच गैसियस पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है बहुत ज्यादा हाई होती है, क्योंकि बहुत ही रैपिडली मूव करते हैं। अब ये गैसियस पार्टिकल्स क्या होते हैं, इस वेसल को बहुत ही स्पीडली हिट करते हैं। हिट करने का मतलब फोर्स के साथ हिट करते हैं। और ये जो वॉल होती है, जो ये वॉल होती है, इसका भी एक अपना एरिया होता है। तो देखो गैसियस पार्टिकल्स ने क्या अप्लाई किया इस वॉल पर, फोर्स, और इस वॉल का एक अपना एरिया होता है। एंड वी नो दैट फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। दैट इज वाई जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं, रैंडमली जब मूवमेंट होती है गैसियस पार्टिकल्स की, तो वो एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो देखो यही बात बताई गई है कि द प्रेशर exerted by the gas is because of this force exerted by the gas particles per unit area। पार्टिकल्स ने फोर्स एक्सर्ट किया, और वॉल का क्या था, अपना एक एरिया होता है, ठीक है, ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू प्रेशर, दैट इज वाई गैसियस पार्टिकल एक्सर्ट प्रेशर। समझ में आ गया? ठीक है, चले आगे। अब इस पर बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हम आ गए पेज नंबर 6 में। प्रीवियस लेक्चर के साथ हमने पेज नंबर 3 के टेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, और अब इस लेक्चर के साथ ही हम पेज नंबर 6 के टेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ, वेट ऑन। दिस इज द क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। भाई डेंसिटी का फॉर्मूला दिया हुआ, डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। देखो आप इस रिलेशन को समझो। आप इसको समझो कि मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी के, और वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेंसिटी के। यानी कि जितना हाई मास होगा उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, और जितना हाई वॉल्यूम होगा उसकी डेंसिटी उतनी ही कम होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। यानी कि जितना हाई मास उतनी हाई डेंसिटी, बट जितना हाई वॉल्यूम होगा उतनी कम आपकी क्या होगी, डेंसिटी होगी, ठीक है। तो आपको ये वो चीजें दी गई हैं, बस आपको यही एड्रेस करना है कि किसका जो मास है वो कितना ज्यादा है। तो जितना ज्यादा मास होगा, तो इसी तरह से आपको ये आंसर करना है दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो जितना हाई मास होगा उतनी हाई डेंसिटी होगी, और जितना कम मास होगा उतनी कम डेंसिटी होगी। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जब आप इनका कंपैरिजन, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी, एयर, बिकॉज एयर के पार्टिकल्स का मास जो होता है वो बहुत ही कम होता है। तो मास कम होगा, डेंसिटी सबसे कम होगी। उससे ज्यादा जो डेंसिटी होगी वो एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी के जो पार्टिकल्स होंगे उनका मास कंपेयर टू द एयर पार्टिकल्स वो ज्यादा होगा। उससे ज्यादा जो मास होगा वो कॉटन का होगा, तो कॉटन की डेंसिटी इन दोनों से ज्यादा होगी। और कॉटन से ज्यादा जो पार्टिकल्स का मास होगा वो वाटर का होता है, तो वाटर की जो डेंसिटी है वो कॉटन से ज्यादा होती है। ऐसे भी अभी आप कॉटन को वाटर के ऊपर रखोगे तो वो उसमें फ्लोट करती है। यानी कि वो उसमें फ्लोट करने का मतलब क्या, कि उसकी कोई भी चीज किसी भी चीज पे फ्लोट, वाटर पे कब फ्लोट करती है, जब उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। हल्की होगी तभी तो फ्लोट करेगी। तो कॉटन जो होता है वो वाटर से हल्का होता है। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी जो होती है वो कम होती है। हनी हनी के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी डेंसिटी जो होती है वाटर पार्टिकल से ज्यादा होती है, तो मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी। और चौक चौक के जो पार्टिकल्स हो गए उनका जो मास है वो हनी से ज्यादा होता है, तो डेंसिटी हनी से ज्यादा होगी। और आयरन तो आपको वैसे ही समझ में आ रहा होगा कि आयरन के जो पार्टिकल्स का मास है वो इन सबसे ज्यादा होता है, तो आयरन की डेंसिटी भी इन सबसे ज्यादा है। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होगा, जिसका सबसे, ये सबसे कम है, ये उससे ज्यादा है, ये उससे ज्यादा है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। कम से ज्यादा की तरफ जाना होता है। तो जितने भी पार्टिकल्स थे आपने उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह से लगाना है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो आप। सेकंड क्वेश्चन का आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है आपका, टेबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा, अब तीन स्टेट्स ऑफ मैटर हमने पढ़ी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इनके बीच में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। इनके बीच में आपको क्या करना है, इनके बीच में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखो जी, सबसे पहले क्या हो गया, अब किस तरह से एग्जाम में आपको प्रेजेंटेशन किस तरह से देनी है। सबसे पहले आप लिखोगे कैरेक्टरिस्टिक्स, कि आप जो डिफरेंशिएट कर रहे हो किस कैरेक्टरिस्टिक्स पर कर रहे हो।
और किसके बीच में डिफरेंशिएट करना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स आता है शेप। आप शेप के बेसिस पर इनका इनका डिफरेंशिएशन कर रहे हो। तो सॉलिड जो होता है उसकी फिक्स शेप होती है, लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती है, और गैसियस पार्टिकल्स की भी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर बात आती है वॉल्यूम की। अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ तो वॉल्यूम में जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनकी फिक्स वॉल्यूम होता है, लिक्विड पार्टिकल्स होता है उनका फिक्स वॉल्यूम होता है, लिक्विड का भी फिक्स वॉल्यूम होता है, मैंने कहा था 1 लीटर 2 लीटर इस तरह से होता है। लेकिन गैसियस पार्टिकल्स का कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं रिजिडिटी और फ्लूइडिटी। अगर मैं रिजिडिटी की बात करता हूँ, सॉलिड जो होते हैं रिजिडिटी रिजिड होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, बट कांट फ्लो मैक्सिमम, लेकिन ज्यादा फ्लो नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप लिक्विड की बात करो, लिक्विड कैन फ्लो, लिक्विड की फ्लूइडिटी कंपेयर टू द सॉलिड वो हाई होती है, बट नॉट रिजिड लेस देन सॉलिड, लेकिन वो रिजिड नहीं होते, यानी कि इनकी रिजिडिटी जो होती है वो सॉलिड से कम होती है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, तो वो रिजिड नहीं होते हैं इतने। गैस की बात करें तो गैस कैन फ्लो एंड नॉट रिजिड वेरी लेस, यानी कि गैस की जो फ्लूइडिटी होती है वो तो मैक्सिमम होती है, लेकिन रिजिडिटी के अगर रिजिडिटी की बात करो तो सबसे कम होती है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है। समझ में आ गया, ठीक है। फिर आता है फिर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में सबसे ज्यादा होता है। तो सॉलिड में मैक्सिमम होता है, लिक्विड में जो होता है सॉलिड से कम होता है, और गैस में सबसे कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। फिर हम बात करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स, स्पेस, कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस किस में कितना होता है। सबसे कम होता है सॉलिड में, वेरी लेस, नेग्लिजिबल। सॉलिड से ज्यादा किस में होता है, लिक्विड में, और सबसे ज्यादा किस में होता है, गैस में। और फिर आप जो डिफरेंशिएशन कर रहे हो वो किस में कर रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब प्रेस, किसको आप दबा सकते हो। तो सॉलिड में जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो नेग्लिजिबल होती है। कंपेयर टू द सॉलिड, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो सॉलिड से ज्यादा रहती है। और गैस में जो गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। गैसेस पार्टिकल्स आर हाईली कंप्रेसिबल। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब बी पार्ट में चलते हैं। कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। रिजिडिटी, रिजिडिटी के बेसिस पर आपको रिजिडिटी के बारे में बताना है क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, फ्लूइडिटी क्या होती है, फिलिंग अ गैस कंटेनर इसका क्या मतलब होता है, शेप, काइनेटिक एनर्जी और डेंसिटी, इन सबके ऊपर आपको कमेंट करना है, इनके मीन्स इनके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है। तो देखो कैसे आपको आंसर देना है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिजिडिटी की। अगर मैं रिजिडिटी की बात करता हूँ तो द टेंडेंसी ऑफ ए सब्सटेंस टू रिटेन और मेंटेन देयर शेप। आप उस पर जितना मर्जी फोर्स लगा लो, आप उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते, वो होता है रिजिड, यानी कि बहुत ज्यादा वो हार्ड है, सॉर्ट ऑफ। तो व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, जब हम बाहर से फोर्स लगाते हैं तो भी अगर किसी सब्सटेंस की शेप चेंज नहीं हो रही है तो इसका मतलब वो रिजिड है। फिर बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, इट इज द एबिलिटी टू बी रेड्यूस टू अ लोअर वॉल्यूम व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, यानी कि जब आप फोर्स अप्लाई करोगे वो प्रेस होके लोअर वॉल्यूम पे रेड्यूस हो जाएगा, ताकि उसमें और चीजें और ऐड और पार्टिकल्स ऐड हो सके। आप उसको प्रेस करोगे वो और ज्यादा प्रेस हो गया, प्रेस देखो अभी इतना स्पेस है, ये प्रेस हो रहा है, प्रेस हो रहा है, तो पहले इतना वॉल्यूम था, अब और वॉल्यूम कम हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी है। तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब कि वो वॉल्यूम का रेड्यूस हो जाना, एबिलिटी टू रेड्यूस द वॉल्यूम। फिर फ्लूडिटी, फ्लूडिटी का मतलब एबिलिटी टू फ्लो। फिर आता है फिलिंग ऑफ अ गैस कंटेनर। फिलिंग ऑफ ए गैस कंटेनर का मतलब, जैसे कि देखो ये आप 3 वेसल्स ले लो, ये आप 3 वेसल्स ले लो। इसमें आपने सॉलिड को रखा, इसमें आपने लिक्विड को रखा, और इसमें आपका गैस है, ये गैसियस पार्टिकल्स है, ठीक है। तो गैसियस पार्टिकल जिस कंटेनर में होता है उसमें पूरी तरह से उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं। गैसियस पार्टिकल्स की जो स्ट्रेंथ होती है बहुत ज्यादा होती है, तो पूरे के और इनकी और पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होने की वजह से रैंडमली मूव करते हैं, तो पूरा का पूरा वेसल से ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो यही चीज यहाँ पर आपको बताई जा रही है कि फिलिंग ऑफ ए गैस कंटेनर का मतलब होता है गैसेस हैव पार्टिकल्स व्हिच वाइब्रेट रैंडमली इन ऑल द डायरेक्शंस, द गैस कैन फिल द कंटेनर। आगे आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ आपको इस चीज को, ठीक है। फिर आपको कमेंट करना शेप के ऊपर। तो शेप, सॉलिड हैव मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स, जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा होगा उसकी उतनी ज्यादा क्या होगी, शेप डेफिनेट होगी। इसी वजह से सॉलिड की क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें और गैसेस की बात करें, इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती है, जिस कंटेनर में डालोगे उसी की शेप ले लेंगे, ये टेक्स द शेप ऑफ अ कंटेनर। फिर आपको कमेंट करना था काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब वो एनर्जी जिसकी वजह से पार्टिकल जो है वो मूव करते हैं।
काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी possessed बाय द पार्टिकल्स ड्यू टू देयर मोशन। जब पार्टिकल्स मूव करते हैं तो उसमें जो वो एनर्जी पोजेस करते हैं उसी को क्या करते हैं, कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। और सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उसी की होगी जिसके पार्टिकल्स में सबसे ज्यादा मूवमेंट होगी, और वो होता है गैस। गैसियस पार्टिकल्स हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। फिर आता है आपका डेंसिटी। डेंसिटी में क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। द सॉलिड हैव द हाईएस्ट डेंसिटी। सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? हाईएस्ट होती है। ये क्लियर हो गया? ठीक है। फिर हम बात करते हैं रिजिडिटी की। आई थिंक ये रिपीट हो गया आंसर हमारा, ये सारा हमने कर लिया, ये सारा हो गया हमारा क्वेश्चन। तो क्लियर हो गया किस तरह से कमेंट करना है। सबसे पहला क्या था आपका? वो रिजिडिटी था। रिजिडिटी का मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद भी शेप का चेंज ना होना, दैट इज रिजिडिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? कि एबिलिटी टू रेड्यूस द वॉल्यूम। फ्लूइडिटी का मतलब एबिलिटी टू फ्लो। तो जिसमें पार्टिकल्स में जितना ज्यादा स्पेस होगा उतना ही ज्यादा उसकी फ्लूइडिटी होगी। फिलिंग अ गैस कंटेनर। गैस कंटेनर क्यों फिल हो जाता है? क्योंकि गैसियस पार्टिकल्स के पीछे मैक्सिमम स्पेस होता है, रैंडमली मूव करते हैं और पूरे के पूरे जो कंटेनर होता है उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। शेप सॉलिड की डेफिनेट होती है। क्यों होती है? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, दैट इज व्हाई सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप। बट लिक्विड एंड गैसियस पार्टिकल्स डू नॉट हैव, लिक्विड एंड गैस डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। फिर हमने बात की काइनेटिक एनर्जी, कि जब कोई पार्टिकल्स मूव करता है तो वो कौन सी एनर्जी पोजेस करता है? दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। फिर डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी मैंने डिस्कस कर दिया या रह गया? एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, डेंसिटी का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला होता है, अभी हमने डिस्कस भी किया था क्वेश्चन में, कि डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन पर देखो, थर्ड क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन आता है आपका कि गैस विल कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। अब इसको डिटेल में समझो, ऐसा क्यों होता है। देखो, आप तीन कंटेनर ले लो, हम तीन कंटेनर ले लेते हैं। दिस इज कंटेनर वन, दिस इज कंटेनर टू, एंड दिस इज कंटेनर थ्री। ठीक है। अब हमने क्या किया, जो फर्स्ट कंटेनर है इसमें हम सॉलिड ले लेते हैं, दैट दिस इज सॉलिड लाइक आइस। ठीक है। अब आपने क्या किया, ये सॉलिड है देखो, इसकी फिक्स शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम, इसने इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया। अब आप इसको हीट करो। अब आप इसको हीट करो, जैसे आप इसको हीट करोगे यानी कि टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, तो इसके जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से पार्टिकल्स में मूवमेंट होना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वीक होना शुरू हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, पार्टिकल्स में मूवमेंट बढ़ेगी। मूवमेंट बढ़ने की वजह से ये जो सॉलिड है आपका, ये जो आपका सॉलिड है आइस है, वो वाटर में चेंज हो गया। अब वाटर में जब ये चेंज हो गया तो इस तरह से वाटर ने ये स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। वाटर ने भी पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई नहीं किया, उसका भी रीजन ये है कि वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में अभी भी फोर्स है। कंपेयर टू द सॉलिड फोर्स कम है लेकिन फोर्स है। ये बात समझ में आ रही है? कंपेयर टू द सॉलिड पार्टिकल्स फोर्स कम हुआ लेकिन फोर्स है। तो होगा क्या, जैसे ये पार्टिकल्स मूव करेगा, मूव तो करेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, लेकिन मूव करते हुए दूसरे पार्टिकल्स के पास जाके खड़ा हो जाएगा, यानी दूसरे पार्टिकल के पास जाके अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से एक रीजनेबल एरिया ही ये वाटर ऑक्यूपाई कर पाएगा। लेकिन गैस के केस में क्या होता है, कंप्लीटली पूरे वेसल को ऑक्यूपाई कर लेता। अब ऐसा क्यों? अब क्या हुआ, आपने फिर इसको हीट किया, आपने फिर इसको हीट किया। अब फिर जब आपने हीट किया तो इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी और बढ़ गई, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पहले कम हुआ था वो और ज्यादा कम हो गया, यानी कि अब इतना कम हो गया कि वो नेग्लिजिबल ही हो गया। तो जिससे पार्टिकल्स है, जिससे जो पार्टिकल्स है उनके बीच में बहुत ज्यादा गैप हो गया, क्योंकि अब इनके पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा नहीं, तो रैंडमली ये मूव करने लगे, रैंडमली मूव कर रहे हैं। और पूरे के पूरे वेसल्स पर क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है, बिकॉज गैसियस पार्टिकल्स की जो, अगर आप इन नंबर्स बात करो तो बहुत ज्यादा होते हैं, और पूरे के पूरे, और इनके पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है नहीं, तो जो जितना स्पेस होता है वेसल का पूरा ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं उस कंटेनर का। तो यही आपका क्वेश्चन था। सॉरी, अ गैस विल कंप्लीटली द वेसल्स इन विच इट इज केप्ट। तो आपका आंसर किस तरह से दोगे आप? कंसेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आंसर किस तरह से दोगे आप? दैट देयर इज अ लिटिल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस। लिटिल का मतलब नेग्लिजिबल, जिसकी वजह से पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं। दस गैसेस पार्टिकल्स मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, वो ऑल डायरेक्शन में मूव करते हैं। Therefore gas completely fill the vessel in which it is kept। क्लियर हो गया? ठीक है।
Now next question is a gas exert pressure on the wall of the container. अब इसको आप बड़े ध्यान से समझो। देखो जैसे कि मान लो ये आप हो और एक आपके पास ये आपके सामने एक फुटबॉल रखी हुई है, ठीक है। आपने इसको किक किया, आपने इसको किक किया। जब आपने किक किया यहाँ एक बॉक्स रखा हुआ है, यहाँ एक बॉक्स रखा हुआ है। तो जैसे आपने इस बॉल से इसको किक किया तो बॉल ने जैसे इसको बॉल इस बॉक्स को स्ट्राइक करेगी तो इस पर एक प्रेशर एक्सर्ट होगा जिसकी वजह से बॉक्स थोड़ा पीछे की तरफ होगा। यानी कि बेसिकली आपने जब इसको किक किया तो इस बॉक्स ने इस बॉल ने इसके ऊपर क्या लगाया, फोर्स लगाया। अब इसी चीज को थोड़ा मैं आपके क्वेश्चन से रिलेट करता हूं। जैसे कि देखो आप, दिस इज द वेसल, दिस इज द वेसल, राइट। और इसमें ये गैसियस पार्टिकल्स है। अब इन गैसियस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और इनके पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है। तो बहुत ही रैंडम मूवमेंट होती है, बहुत ही रैंडम मूवमेंट, बहुत ही स्पीड से वो एक दूसरे से स्ट्राइक करते हैं और वॉल ऑफ द कंटेनर को स्ट्राइक करते हैं। तो स्ट्राइक करने का मतलब इसी तरह से वो फोर्स अप्लाई करते हैं। इसी तरह से वॉल पर क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। वो फोर्स अप्लाई कर वॉल पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इस वॉल का अपना एक एरिया है। तो पार्टिकल जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है और वॉल और जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उस वॉल का क्या है, एक एरिया है। तो फोर्स अपॉन एरिया किसके इक्वल होता है, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर एंड दिस इज द रीजन फॉर दैट, दिस इज द रीजन फॉर दैट। ठीक है, कि जो पार्टिकल्स होता है वो एक फोर्स अप्लाई करता है वॉल पर, उस वॉल का अपना एक एरिया होता है एंड फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो आंसर किस तरह से देना है आपको, फ्रीली मूविंग पार्टिकल्स ऑफ गैस हिट द वॉल ऑफ इट्स कंटेनर। फ्रीली मूविंग पार्टिकल्स हिट करते हैं वॉल ऑफ द कंटेनर को कंटिन्यूसली and randomly, therefore such random and erratic motion of gaseous particles exert pressure। क्यों, फोर्स अपॉन एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। वुडन टेबल को सॉलिड, देखो अगर आप किसी को सॉलिड कह रहे हो तो उसका क्या रीजन है, किसी भी चीज को सॉलिड कहने का रीजन क्या होता है कि वो सॉलिड की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। अब आप वुडन टेबल को देखो, उसकी डेफिनेट शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, रिजिड होता है। तो वो प्रॉपर्टी सॉलिड की शो कर रहा है, इसीलिए हम उसको सॉलिड कहते हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो किस तरह से आपको आंसर देना है, अ वुडन टेबल हैज अ डेफिनेट शेप, उसकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, इट इज वेरी रिजिड, हार्ड होता है और कंप्रेस नहीं कर सकते। तो ये प्रॉपर्टी किसकी शो कर रहा है, सॉलिड की शो कर रहा है। दैट इज इट हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉलिड, हैंस अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन इज we can easily move our hand in air but to do the same through a solid block of wood we need a karate expert। भैया हम अपने हैंड को एयर के थ्रू, एयर के बीच में से अगर मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ तो मैं इजीली मूव कर सकता हूँ। ऐसा क्यों, क्योंकि एयर पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, स्पेस है, खाली जगह है, तो आप इजीली मूव करो। जैसे ये देखो अब मैं भी कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर ब्लॉक ऑफ वुड, अब वुड जो है सॉलिड है, सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है नहीं। अब मुझे किसी ब्लॉक ऑफ वुड के बीच में से हैंड मूव करना तो वैसे तो जाएगा नहीं। या तो कोई कराटे एक्सपर्ट हो तो बहुत ही फोर्स के साथ जब वो उस पर मारेगा तो रिजिड होता है सॉलिड, तो बहुत ज्यादा फोर्स होगा तो ब्रेक कर जाएगा, तो हैंड अंदर चला जाएगा। अदरवाइज अगर आप ही ज्यादा अपने आप को कराटे एक्सपर्ट समझ के इसको ट्राई मत करना, अदरवाइज यू विल ब्रेक योर हैंड, ठीक है, फ्रैक्चर हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे वी नीड है कराटे एक्सपर्ट। कराटे एक्सपर्ट क्या करेगा, उसका वो इतना फोर्स अप्लाई कर देगा, इतना एक्सटेंड में फोर्स अप्लाई कर देगा, बिकॉज ऑफ द रिजिडिटी वो बॉक्स ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा तो उसका हैंड मूव कर जाएगा। तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। इसका आंसर किस तरह से देना है आपको, दैट particles of air have large space between them, on the other hand wood has little space between its particles, also it is rigid। तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता नहीं है और वो रिजिड होता है, हार्ड होता है। फॉर दिस रीजन वी कैन इजिली मूव अवर हैंड इन अवर एयर, इन एयर, बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। दिस इज हाउ टू रिप्रेजेंट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है। So this is for today's class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel Sachin's Destination Classes, and don't forget to inform your maximum friends. Thank you.